एक तस्वीरें सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पीएनजी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे लोग लगा रहे हैं। जो भारतीय मूल के लोग वहां मौजूद हैं, जो वहां रहते हैं, वो प्रधानमंत्री की जय और हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले ही एक महिला ने प्रधानमंत्री की मां के साथ वाली तस्वीर, एक फोटो उन्हें भेंट की। लोग पांव छूकर उनको प्रणाम करते हुए एक तस्वीर, एक सेल्फी खिंचाने की जद्दोजहद, क्योंकि उनके लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच महिलाओं से, बच्चों से, युवाओं से, सभी के साथ प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए, हाथ मिलाते हुए, और आप स्पष्ट सुन सकते हैं भारत माता की जय, प्रधानमंत्री मोदी की जय। ये जयकारा, ये नारे वहाँ जो मौजूद भारतीय वंशी हैं, भारत के लोग हैं, भारतीय मूल के लोग वहाँ रहते हैं। हालांकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, 3000 से 4000 के बीच ही है, लेकिन इन तस्वीरों से देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तमाम जो भारतीय लोग वहाँ रह रहे हैं, वो सभी के सभी इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद हैं।
उनके स्वागत के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास भी वहाँ से जुड़े हुए हैं। सुधाकर, एक तो हमारी आबादी वहाँ पे बहुत कम है, इंडियन डायस्पोरा जो है वो लगभग 3000 से 4000 के बीच में है, और इन तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि तमाम जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो सभी आज आ गए हैं एयरपोर्ट पे पीएम के वेलकम के लिए। असीम, आप भी कह रहे हैं करीब 4000 भारतवंशी यहाँ रहते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से जो भारत माता की गूंज हर हर मोदी घर हर मोदी की जो आवाज जा रही थी वो दिल्ली तक जमकर पहुंच रही होगी। मुझे जरूर उम्मीद है असीम। बिल्कुल। और ये हम जब सुधाकर जब कहते हैं कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी में सॉफ्ट पावर, भारत की जो कल्चर है, यहाँ की जो सभ्यता है, इन बातों को बहुत ही ज़ोर शोर से भारत और जो तमाम मंच हैं, वैश्विक मंच, उस पर लगातार भारत उठाता रहा है। मेरा सवाल यहाँ पे ये होगा कि इंडियन जो डायस्पोरा है, और हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। सुधाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रधानमंत्री होटल पहुंच चुके हैं, हमें ये जानकारी दी जा रही है। और कल बहुत ही महत्वपूर्ण जो शिखर सम्मेलन है उसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं। ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की हम आपको बताएं, ये तस्वीर आपसे कुछ देर पहले की हैं जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे थे और वहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हैं वो उनके स्वागत के लिए, पीएम के स्वागत के लिए वहाँ पे खड़े थे। अब प्रधानमंत्री वहाँ से बहुत ही पास जो होटल है वहाँ पे वो पहुँच चुके हैं, और कल जो बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है उसमें प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। सुधाकर, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जो इंडियन डायस्पोरा है, विश्व के तमाम जो देश हैं उसमें भारतवंशी रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा का रोल किसी भी देश के जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं उनमें वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतवंशियों ने दुनिया के किसी भी हिस्से में वो रहते हैं, उन्होंने अपनी मेहनत की वजह से, अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से वो एक बड़ी जगह बनाई है दुनिया भर में। और निश्चित तौर पर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत एक तरक्की के नए मुकाम गढ़ रहा है, भारत एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन रहा है। भारत आज जो दुनिया के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, चाहे किसी तरह की समस्या हो, शांति स्थिरता का मुद्दा हो, पर्यावरण से मुद्दे हो, तो उसमें भारत जब एक रास्ता दिखा रहा है तो निश्चित तौर पर चाहे भारतवंशियों के उनके परिश्रम की वजह से या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के चलते आज भारत चमक धमक प्रभाव ऐसा अनपैरेलल्ड आप कह सकते हैं, वो आज यहाँ भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अगर बात की जाए तो जहाँ भी जाते हैं इसी तरह से भारतवंशियों का ये छोटा एक नेताओं के बीच तमाम द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में आपको बता दें कि फाम मिन चिन जो कि वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ ये द्विपक्षीय बैठक और इसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत और भारत के जो संबंध रहे वियतनाम के साथ। The Quad as being an essential component. My first act 1 year ago tomorrow indeed was after being sworn in as Prime Minister was to fly to Tokyo to represent Australia in Japan at the second Quad Leaders Summit. And I will never forget the very warm and generous welcome that I had after my election. I can't think of any better way to begin a Prime Ministership than a gathering of such important friends from our region. 1 year on, I'm absolutely delighted to be amongst close friends again here in Japan to continue our important work, standing together for an open, stable, secure and prosperous Indo-Pacific region. A region where sovereignty is respected and all countries, large and small, benefit from a regional balance that keeps the peace. Respect for the leadership of regional institutions, including ASEAN, the Pacific Island Forum and the Indian Ocean Rim Association, is central to our approach.
And our vision statement that we will release tonight sets out the principles for our engagement in the region. Through the Quad's positive, practical agenda, we are taking action to address shared challenges. Together, we are leveraging our collective strengths and offering support to the region, which will be enhanced by the outcomes that we hope to agree on tonight. So thank you everyone for gathering, and I will now hand to Prime Minister Modi for his opening comments. Your Excellencies, Prime Minister Albanese, Prime Minister Kishida, and President Biden, I am very pleased to be taking part in this Quad Summit today and to be among friends. The Quad Group has established itself as an important platform for peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific. There is no doubt at all about the fact that the Indo-Pacific region is the engine for global trade, innovation, and development. We agree that the security and success of the Indo-Pacific is important not just for this region but for the entire world. We are moving forward with a constructive agenda based on shared democratic values. Through our shared efforts, we are giving a practical dimension to our vision. Strategic technologies, reliable supply chain, health security, maritime security, counter-terrorism जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा सकारात्मक सहयोग बढ़ रहा है। कई देश और समूह अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति और विजन की घोषणा कर रहे हैं। आज की हमारी बैठक में इस पूरे क्षेत्र के समावेशी और पीपल सेंट्रिक विकास के जुड़े विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी को इस समिट की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन और बधाई देता हूं। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। धन्यवाद। Well, thank you very much, Prime Minister Modi. I now turn to Prime Minister Kishida. はい。先ほど議長のアンソニーからありましたように、東京での首脳会合から1年が経過しました。この1年の間、ロシアによる暴挙は依然として継続をし、安全保障環境は一層厳しさを増しています。法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序が脅かされています。こうした厳しい情勢の中だからこそ、我々が一堂に会し、国際社会を分断と対立ではなく、協調に導くという目標に向けて、自由で開かれたインド太平洋、FOIP という共通のビジョンへの強固なコミットメントを改めて国際社会に示す意義は極めて大きいと思っています。地域諸国と共に歩むことなしに FOIP は達成し得ません。Confrontation. Without starting together with regional countries, FOIP cannot be attained. We will listen to the voices of regional countries of the ASEAN, South Asia, and Pacific Island states to engage in practical cooperation which delivers true benefits to the region as a force for good. I hope today's discussion will give us
another momentum to further spur our efforts. Thank you. Thank you very बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और अब मैं राष्ट्रपति बाइडेन को आमंत्रित करता हूं। Well, gentlemen, Prime Minister, I Prime Minister Albanese, especially for your impressive leadership of the Quad this year and your gracious flexibility in holding the meeting here again in Japan. While our setting today is different than our mission remains the same, and that is to advance our vision of a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific, and to demonstrate the capacity of democracy in the Pacific, and to demonstrate the capacity of democracies to deliver on a shared region. I think people are going to look back at this, the Quad, and God willing, 10, 20, 30 years from now and say it changed the dynamic not only of the region but the world. And while the setting today is different, in our last 2 years we made enormous progress, in my view. We're now launching a new initiatives to keep that progress going, from projects to build secure telecommunications in the Pacific region, to strengthen our cooperation in submarine cables, new joint efforts between our private sectors to invest in infrastructure and clean energy projects in the region. And I'm also proud of the work we've done with our partners of the ASEAN and Pacific Islands. Matter of fact, I was with one of our counterparts today at the larger meeting, and he's part of the ASEAN countries, and he said, I think the Quad is a very good idea. Remember in the beginning, it was how it was going to be greeted, and so I feel good. I think a great deal of the future of our world is going to be written here in the Indo-Pacific, and together I think we're going to continue to assure that the future provides more opportunity, prosperity, and stability than anything else. So I want to thank you again for your strong partnership and friendship, and I apologize again for the change in plans, but thank you for accommodating this, and I look forward to our conversations tonight. Thank you. Thank you, Mr. President. We will now move to a close. और अब मैं मीडिया से Mr. President, are you concerned about China's use of economic coercion against countries it does not like? Mr. President, are you concerned about China's use of arbitrary और राष्ट्रीय मुद्दों पर इस द्विपक्षीय वार्ता में बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के बीच, और कई जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तमाम देशों के लिए, उनको लेकर बहुत महत्वपूर्ण वार्ता हुई है इन देशों के बीच। पापुआ न्यू गिनी और भारत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के बीच वार्ता, द्विपक्षीय वार्ता इस सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन की सह मेज़बानी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो द्विपक्षीय वार्ता है इसे हम काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक नया तत्व ये 14 प्रशांत द्वीप देशों के मंत्री नरेंद्र मोदी ने से कुछ देर पहले एक पुस्तक का विमोचन किया है। जी बिल्कुल, देखिए एक तिरुक्कल जो तमिल की किताब है उसका यहाँ की स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। उस किताब का प्रधानमंत्री मोदी ने विमोचन किया। देखिए भारत की जो सांस्कृतिक छाप है वो कितनी गहरी है, कहाँ तक पहुंची हुई है उसकी जड़ें, उस बात को आप महसूस कर सकते हैं। हम कोशिश भी करेंगे कि इस किताब को जिन्होंने लिखा है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें। तो एक जो भारत का जो सॉफ्ट पावर है, भारत की जो जी सुधाकर।
दुनिया के लोगों के सरप्राइज था कि सैकड़ों साल पहले इतने दूर का सोचने वाले महापुरुष भारत में थे। और मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप दोनों का, कि आपने बहुत बड़ी सेवा की है। ये मैंने मेरे मातृभाषा गुजराती में भी इसका अनुवाद करवाया था, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अनेक प्रकार से जीवन के हर पल, कदम कदम पर उपयोगी है। इसके अंदर है एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस उतना उपयोगी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुस्तक के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए थिरुकुरल एंटोक पिसिन इस पुस्तक का नाम है। और प्रधानमंत्री ने साल पहले इतने दूर का सोचने वाले महापुरुष भारत में थे। और मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप दोनों का, कि आपने बहुत बड़ी सेवा की है। ये मैंने मेरे मातृभाषा गुजराती में भी इसका अनुवाद करवाया था, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अनेक प्रकार से जीवन के हर पल, कदम कदम पर उपयोगी है। इसके अंदर है एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस उतना उपयोगी है। तो दुनिया के लोगों के सरप्राइज था कि सैकड़ों साल पहले इतने दूर का सोचने वाले महापुरुष भारत में थे। और मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप दोनों का, कि आपने बहुत बड़ी सेवा की है। ये मैंने मेरे मातृभाषा गुजराती में भी इसका अनुवाद करवाया था, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अनेक प्रकार से जीवन के हर पल, कदम कदम पर उपयोगी है। इसके अंदर है एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस उतना उपयोगी है। तो दुनिया के लोगों के सरप्राइज था कि सैकड़ों साल पहले इतने दूर का सोचने वाले महापुरुष भारत में थे। और मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप दोनों का, कि आपने बहुत बड़ी सेवा की है। ये मैंने मेरे मातृभाषा गुजराती में भी इसका अनुवाद करवाया था, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अनेक प्रकार से जीवन के हर पल, कदम कदम पर उपयोगी है। इसके अंदर है एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस उतना उपयोगी है। तो दुनिया के लोगों के सरप्राइज था कि सैकड़ों साल पहले इतने दूर का सोचने वाले महापुरुष भारत में थे। और मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप दोनों का, कि आपने बहुत बड़ी सेवा की है। ये मैंने मेरे मातृभाषा गुजराती में भी इसका अनुवाद करवाया था, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अनेक प्रकार से जीवन के हर पल, कदम कदम पर उपयोगी है। इसके अंदर है एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस उतना उपयोगी है। तो जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतने वर्षों पहले भी इतने दूर का सोचने वाले महापुरुष भी यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने ऐसी पुस्तक लिखी और गुजराती में भी इसका अनुवाद कराने की बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, जिसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता सुधाकर से भी हम बात करेंगे और इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले यहाँ के प्रधानमंत्री मरापे ने कहा भी था कि सुधाकर, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। हम पोर्ट मोरेस्बी से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। हम जानते हैं कि FIPC की अभी सह अध्यक्षता जो है, उसकी मेजबानी प्रधानमंत्री करने वाले। आप देख सकते हैं कि जो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ एक बार फिर गर्मजोशी के साथ मिलते हैं प्रधानमंत्री। और कई ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको तोड़ा गया प्रधानमंत्री के लिए। और कल हमने देखा कि किस तरह से चरण स्पर्श कर जो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से आशीर्वाद लिया। ऐसा कहा जाता है कि पापुआ न्यू गिनी में सूर्यास्त के बाद किसी का भी इस तरह से स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए इस प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है और उनका स्वागत किया गया। एक वैश्विक लीडर के तौर पर, वैश्विक गुरु के तौर पर भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ, और कई वैश्विक मंचों पे हमने देखा कि किस तरह से G7 में भी प्रधानमंत्री की बातों को मुखरता से सुना गया और तमाम इन वैश्विक मंचों पर भारत की साख बढ़ी। प्रधानमंत्री FIPC जो ये फोरम है, इसका गठन 2014 में किया गया था और इसकी आज जो सह अध्यक्षता और मेजबानी करने वाले और तमाम जो गणमान्य हैं, तमाम जो उनसे जुड़े प्रमुख लीडर्स हैं, उनके साथ मिलते हुए प्रधानमंत्री। तो आज का ये जो FIPC का सम्मेलन है, ये
बहुत अहम होने वाला है। तमाम वो 14 देश इसमें शामिल हैं जिसमें पापुआ न्यू गिनी है। आप देख सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, पूरी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि भले ही 7 गुना छोटा देश है पापुआ न्यू गिनी भारत से, लेकिन रणनीतिक, आर्थिक और सामरिक लिहाज से भारत के लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पापुआ न्यू गिनी पहुंच चुके हैं, ये वहां की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा। हम लगातार पिछले आधे घंटे 36 मिनट से इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि किन मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा, ये देखिए भारतीय परंपरा के तहत वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने, मुझे लगता है पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया है। प्रधानमंत्री का पांव छूकर उन्होंने प्रणाम किया, ये इन तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर हमें दिखाई दिया। और उसके बाद उनके जो कैबिनेट के जो वरिष्ठ, उनके जो मंत्री हैं, उनके साथ उनका इंट्रोडक्शन कराते हुए, और प्रधानमंत्री भी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। पापुआ न्यू गिनी की ये लाइव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज़ के ज़रिए देख पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें, प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी पहुंच चुके हैं। कल बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है, जिस बात का जिक्र हम अभी कर रहे थे। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, फिपिक जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उसके शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री भाग लेंगे और पापुआ न्यू गिनी के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, दोनों मिलकर इसकी सह अध्यक्षता करेंगे। जैसा कि हमारे दोनों ही मेहमान बता रहे थे कि भारत और पापुआ न्यू गिनी के संबंध बहुत पुराने हैं। हालांकि जो इंडियन डायस्पोरा है उनकी तादाद बहुत कम है, लगभग 3000 से ज़्यादा के आसपास है, 3000 से 4000 के बीच। लेकिन बावजूद इसके ये जो संबंध हैं दोनों ही देशों के बीच, वो काफ़ी मजबूत हुए हैं, धीरे धीरे और भी प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। और कल जिस तरह से फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे,
ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पोर्ट मोरेस्बी से, जहां के प्रधानमंत्री वहां जो स्थानीय जो लोग हैं और जो पारंपरिक नृत्य है उनके जरिए उन्होंने वेलकम किया है हमारे प्रधानमंत्री का, वहां पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी भी सुधाकर दास इस वक्त वहां मौजूद हैं। सुधाकर, हमने देखा कि बहुत ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। और हम जब ये कह रहे हैं कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है और तमाम जो हमने संबंध को अभी बताया कि किस तरह से भारत और पीएनजी के संबंध काफ़ी पुराने रहे हैं, इस यात्रा के क्या कुछ मायने निकाले जाएं? सुधाकर, आप हमें सुन पा रहे हैं? सुधाकर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी असीम, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है असीम? जी 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 सुधाकर, बताइए, ये यात्रा हमने देखा है बहुत गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। Excellencies, esteemed dignitaries and delegates, Namaskar. Warm greetings to everyone at the 76th session of the World Health Assembly in Geneva. I congratulate the WHO on completing the historic milestone of serving the world for 75 years. I'm sure that the WHO would be setting goals for the next 25 years when it reaches 100 years of service. Friends, the COVID-19 pandemic showed us the need for greater collaboration in healthcare. The pandemic highlighted many gaps in the global health architecture. Building resilience in global systems needs a collective effort. Friends, the pandemic also highlighted a need to boost global health equity. During a crisis, India showed its commitment to international cooperation. We shipped almost 300 million doses to over 100 countries. Many of these countries were from the global south. I'm sure that supporting equal access to resources will be a top priority for the WHO in the coming years. Friends, India's traditional wisdom says that the absence of illness is not the same as good health. We must not only be free from illness, but also go one step forward towards wellness. Traditional systems such as yoga, Ayurveda, and meditation address physical, mental, and social aspects of health. I'm glad that WHO's first global center for traditional medicine is being established in India. I'm also happy that the world is recognizing the importance of millets through the International Year of Millets. Friends, India's ancient scriptures teaches us to see the world as one family, Vasudhaiv Kutumbakam. During our G20 presidency this year, we are working with the theme of One Earth,
one family, one future. Our vision for good health is one earth, one health. We can be healthy only when our whole ecosystem is healthy. So, our vision is not restricted to just humans. It extends to the entire ecosystem, including animals, plants, and the environment. Friends, in the last few years, India has worked on availability, accessibility, and affordability of healthcare. Be it the world's biggest health insurance scheme, Ayushman Bharat, or the massive ramping up of health infrastructure, or the drive to provide sanitation and drinking water to millions of families. Many of our efforts are aimed at boosting health at the last mile, an approach that works with the scale of India's diversity can also be a framework for others. We are keen on supporting the WHO for similar efforts in low and middle income countries. Friends, I would like to commend the WHO on 75 years of efforts in advancing health for all. The role of global institutions like the WHO was certainly important in the past, but it will be even more important in a future full of challenges. India is committed to helping every effort to build a healthier world. Thank you. Thank you very much. नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की, द्विपक्षीय वार्ता की और तमाम मुद्दों पर वार्ता होने की उम्मीद जताई जा रही है, चाहे वो निवेश से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, वाणिज्य से संबंधित हो। और दोनों देशों के बीच में जिस तरह से निवेश और व्यापार पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है, उसको लेकर के भी वार्ता होगी। किस तरह से निवेश और व्यापार वाणिज्य को आगे लेकर जाया जा सकता है, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। तमाम जो निवेश के क्षेत्र हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे एनर्जी का हो, सोलर अलायंस से संबंधित तमाम विषय हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच में वार्ता होने की संभावना है। तो एक बड़ा कैनवस है ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, दोनों देशों के बीच में, जहां पर द्विपक्षीय वार्ता में तमाम विविध विषय उठाए जा सकते हैं और तमाम विविध विषयों पर द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। उसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर जिनमें दोनों देश एक दूसरे को कंसर्न करते हैं, वहां पर भी वार्ता होने की उम्मीद जताई जा रही है। और ऋषि सुनक के साथ ये दूसरी मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे ब्रिटेन के लिए भी भारत जैसे देश का समर्थन, और जिसको कहते हैं कि भारत को ब्रिटेन का समर्थन, यानी कि एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित संबंध जिसको कहा जाता है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट इस तरह के संबंध खास तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। और भारत और ब्रिटेन के बीच में जो एक गहरे रिश्ते रहे हैं, उसकी झलक दोनों नेताओं के बीच में ये जो गर्मजोशी से भरा अभिवादन और गले लगना है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बेहद ख़ास अदा रही है कि वो जिससे भी मिलते हैं उसको अपना मुरीद बना लेते हैं, उसके साथ में उनकी एक सहज संबंध, एक मित्रता कायम रखने की बात होती है। और ऋषि सुनक के साथ में वो संबंध साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऋषि सुनक पहले भारतवंशी हैं जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं, और ऐसे में भारत के साथ में ये जो वार्ता है निश्चित तौर पर नए आयाम स्थापित करेगी, इस बात की
संभावना जताई जा रही है। तो जैसे जैसे हमको अपडेट मिलता रहेगा इस संबंध में, द्विपक्षीय वार्ता के विशेष संबंध में, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप वहां से देख रहे हैं। Forum and meeting between India and the Pacific Island nations. His Excellency Prime Minister Narendra Modi, thank you very much for your presence here this morning. Thank you for flying all the way from your last meeting. Thank you for coming all the way from India and making this meeting possible in your presence. And I sincerely, on behalf of my sisters and brothers of the Pacific and the leadership team of the Pacific Island nations who are here, I do sincerely welcome you to our nation's capital, to Port Moresby, to Papua New Guinea, and to the Pacific. If I could ask your indulgence, as custom is to our Pacific, and as Papua New Guinea, as a Christian nation, I want to offer just a moment of prayer to God for us to open our meeting this morning. If I could all ask for a moment of silence, and as we come to God in a brief moment in prayer. Gracious Father in heaven, we thank you for the gift of life. We thank you for bringing Prime Minister Modi and all the leaders of Pacific one more time into Era Kone, and for us to sit in this dialogue as leaders chosen by you for this moment in time in Earth's history. As we go through these deliberations, may our people be in the forefront. May your wisdom prevail over us. May you give good health to all people we represent, and may you give good health to all our leaders in this conversation. For this great Jesus, we ask in your precious name. Amen. Prime Minister India and co-chair of this third Leaders Forum for the India-Pacific Island Cooperation. The Honorable Narendra Modi, thank you very much once again for coming. Let me also thank all my colleague leaders from the Pacific Forum nations, your delegations, and the entire team who have come to join us here in Port Moresby. I want to also acknowledge the Pacific Island Forum Secretary General and his team from our PIF Secretariat who are also here at present. I want to also acknowledge the presence of New Zealand Prime Minister in Port Moresby today, and later on will join most of you here. He's equally a member of the Pacific Island Forum nation, member country, and we do acknowledge his presence in Papua New Guinea at the moment. On behalf of the people of this country, I take this opportunity to extend the warmest welcome to each and every one of you. If you have not been welcomed properly, please take this time. I have behind me my Deputy Prime Minister and senior ministers of our cabinet, giving the fullest appreciation to your presence in Papua New Guinea, and a warm welcome to each and every one of you. I also take this time once again to thank Prime Minister Modi. You initiated the FIBIC meeting and the dialogue in 2015. You chaired, and with Fiji's support, Fiji assisted you in the first meeting in Fiji. The second meeting was held in your country, and this is the third of similar meetings. We look forward to the dialogue between yourself, Prime Minister Modi, and all of us. Here on the table are leaders who lead their small nations in actually landmass and population
but more importantly, collectively, Mr. Prime Minister, they occupy some of the biggest spaces on the face of planet Earth. The combined space of Pacific put together, airspace and sea space, is 1/3 of the entire planet. In the planet, 1/3 is occupied by the oceans of Pacific. 1/3 is the space of Pacific. Our ocean, Mr. Prime Minister and the friend of Pacific, Prime Minister Modi, our ocean is a great carbon sink. Our ocean is a place of great trade and exchanges of trade. Our ocean and our airspace together facilitate trade, commerce, movement of people on planet Earth. Leaders meeting you today again for the third FIBIC are leaders of this great blue Pacific we call home, where our people have been traveling for thousands of years, just like your people have lived in India for thousands of years. We all come from a shared history of being colonized by colonial masters, history that holds the nations of Global South together, Mr. Prime Minister. Your compatriots sitting here in the Pacific Island are leaders of those who come from Global South. In the Global South, we have development challenges. Our resources are harvested by tons and volumes, and our people have been left behind in the Global South. You have emerged as the leader of the Global South, and I want to thank you for assuring me in our own bilateral meeting this morning that you will advocate, as you host G20 this year, you will advocate on issues that relate to the Global South. And I want to, taking this moment in the presence of my sisters and brothers who lead the Pacific nation, ask you to offer the third big voice in the face of the Global North. The Global North have moved in the development space, into the industrialization space, and the small island nations and the Global South deserves a nation just like us who've come out from this to be a big presence at G20, at G7, to ensure that our issues are heard in total clarity. And I want to speak today as I welcome you to this FIBIC meeting, and before you address us, that the issues that are prevalent in Pacific are issues of insecurity due to climate change. Needless to remind all of us, but climate change in most instances is not an issue caused by the developing nations, especially the small island nations and small island communities, but your sisters and brothers of Pacific sitting here have people exposed to sea level rise, salination of the agricultural land, loss of land for the nation's security. These issues face us. We need a big third voice to be active for the small island nations at G20, at G7. We appreciate your presence with us at FIBIC. You are the voice that can offer our issues at the highest as advanced economies discuss on matters relating to economy, commerce, trade, and geopolitics. For us, we want this moment of the FIBIC platform for India to be the strong voice and advocate of the challenges we go through. Climate change was one issue I raised earlier. Second issue, Mr. Prime Minister, the threats of global politics and insecurity. For instance, the issue of Ukraine war with Russia, or Russia war with Ukraine rather. We import the inflation to our own small economies. These nations sitting before you, Mr. Prime Minister, have high cost of fuel and power tariff in their own countries.
And we suffer as a result of big nations at play in terms of geopolitics and the power struggles out there. We ask you, using this moment where I am co-chairing, and I speak for my small brother and sister nations of the Pacific, whilst our land may be small and number may be small, our area and space in Pacific is big. The world uses it for trade, commerce, and movement. We are victims of global power play. We want you to be an advocate for us as you sit in those meetings and continue to fight for the rights of small emerging nations and emerging economies. Our leaders will have a moment to speak to you. I want you, Mr. Prime Minister, for you to spend time hearing them, and hopefully at the end of these dialogues, may India and Pacific relationship is entrenched and strengthened, but more importantly, the issues that are facing the Pacific Island nations, especially the smaller ones amongst us, are had in its right context and given support by you, the leader of the Global South. And I put to you, as the leader of the third realm, the third group, the third block of nations that must emerge. Those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at global forums. Mr. Prime Minister, thank you very much, and I now hand over the mic to you. Excellencies. Mr. Prime Minister, thank you very much, and I now hand over the mic to you. हार्दिक स्वागत है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जेम्स मरापे मेरे साथ इस समिट को को-होस्ट कर रहे हैं। यहां पोर्ट मोरेस्बी में समिट की सभी अरेंजमेंट्स के लिए मैं उनका और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूं। एक्सेलेंसीज, इस बार हमें लंबे समय के बाद मिलने का मौका मिला है। इस बीच विश्व कोविड महामारी और अन्य कई कठिन चुनौतियों से गुजरा है। इन चुनौतियों का प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधिक पड़ा है। क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदाएं, भूखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सी चुनौतियां पहले से ही थी, अब नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फार्मा, इसकी सप्लाई चेन, उसमें भी बाधाएं आ रही हैं, जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे। पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। एक्सेलेंसीज, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में
संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। इस साल चल रही हमारी G20 प्रेसिडेंसी की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम के उस सिद्धांत के प्रकाश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है। इस वर्ष जनवरी में हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। आपके प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, अपने विचार साझा किए और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। भारत ग्लोबल साउथ की चिंताओं, उनकी अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं को G20 के जरिए विश्व के समक्ष पहुंचाना अपना दायित्व मानता है। एक्सेलेंसीज, पिछले 2 दिनों में G7 आउटरीच समिट में भी मेरा यही प्रयत्न था। हिज एक्सेलेंसी मार्क ब्राउन, जो वहां पर पैसिफिक आइलैंड फोरम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वे इसके साक्षी हैं। एक्सेलेंसीज, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं। मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले साल यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मैंने मिशन लाइफ, और जब मैं लाइफ कहता हूं तब लाइफ का मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लॉन्च किया। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इस मूवमेंट से जुड़े। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और CDRI जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं समझता हूं कि सोलर अलायंस के साथ आप में से ज्यादातर देश जुड़े हैं। मेरा विश्वास है CDRI के प्रोग्राम्स को भी आप यूजफुल पाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसीज, फूड सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हुए हमने न्यूट्रिशन को और वातावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा है। वर्ष 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। भारत ने इस सुपर फूड को श्री अन्न का दर्जा दिया है। इनकी खेती में कम पानी लगता है और उनमें न्यूट्रिशन भी अधिक है। मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। एक्सेलेंसीज, भारत आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करता है। आपका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है। मानवीय सहायता हो या फिर आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। पाउल का कन्वेंशन सेंटर, नाउरू का वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, फिजी के साइक्लोन प्रभावित किसानों के लिए बीज और किरिबास का सोलर लाइट प्रोजेक्ट, ये सभी इसी भावना पर आधारित है।
हम बिना किसी संकोच के अपनी क्षमताएं और एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा करने के लिए तैयार है। डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ सिक्योरिटी हो या फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज हो या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो, हम हर तरह आपके साथ है। एक्सेलेंसीज, आपकी तरह हम मल्टीलेटरलिज्म में विश्वास रखते हैं, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं, सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज भी यूएन सुरक्षा परिषद में बुलंदी से उठनी चाहिए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सुधार हमारी साझा प्राथमिकता होनी चाहिए। हिरोशिमा में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ क्वाड में मेरी विस्तार से बात हुई है। इस बातचीत में इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। क्वाड की बैठक में हमने पलाऊ में रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN लगाने पर निर्णय लिया है। हम प्लूरलिटिकल फॉर्मेट में पैसिफिक आइलैंड देशों के साथ सहभागीदारी बढ़ाएंगे। एक्सेलेंसीज, मुझे खुशी है कि फिजी की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक उसमें सस्टेनेबल समर्थित करने में मुझे खुशी है। उसी तरह मुझे खुशी है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय और मानवीय विकास में उपयोग के लिए वेबसाइट का लॉन्च हो रहा है। इसके जरिए आप इंडियन सैटेलाइट्स नेटवर्क से अपने देश का रिमोट सेंसिंग डाटा डाउनलोड कर सकेंगे। अपनी अपनी राष्ट्रीय विकास योजनाओं में इसका उपयोग कर सकेंगे। एक्सेलेंसी, अब मैं आप सभी के विचार जानने के लिए उत्सुक हूं। एक बार फिर आज इस समिट में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Coastal and Ocean Research Institute, SCORI, in the Pacific Islands. Excellencies, as I said, you are large ocean states. We look forward to working with you to realize the full potential of our oceans in a sustainable manner. Designed to be a nodal center of excellence in research and development, SCORI will focus on some of the most pressing regional concerns. This includes understanding impact of climate change on marine ecosystem, marine pollution, coastal vulnerability to sea level rise, sea erosion, cyclone and tsunami. The Institute will provide ocean advisory services for the benefit of the people of the Pacific Island countries. SCORI will also help to build the capacity of the region in these critical areas. It will thus contribute to the 2050 strategy for the Blue Pacific continent and will help in meeting Sustainable Development Goal SDG 14, Life Below Water. NCCR, the National Center for Coastal Research, Chennai, and USP, University of South Pacific in Fiji, the premier tertiary institution in the Pacific, are the lead partner institutions for this path-breaking initiative. Based in the Suva campus of USP, SCORI will be funded and maintained by Government of India for 5 years till it is handed over to USP.
Scientists from NCCR have already started working with experts in USP to build the capacity of Pacific Island countries in key areas of sustainable coastal and ocean research. Today marks the formal launch of the SCORI. This successful launch is a testament to India's strong commitment to partnering with its Pacific friends for the progress, well-being and prosperity of the people of the Pacific region. Coming in the year of India's G20 presidency, this partnership between India and the Pacific shows the way forward in taking care of our world as one Earth, one family, one future. Vasudhaiva Kutumbakam. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, made an announcement on establishing Space Technology Application Center, STAC, for Pacific Island countries during the second FIPIC Summit. This is a testimony to India's commitment share expertise on space technology application developed over 6 decades with all friendly and aspiring countries. For this, an internet-based web portal for data dissemination Pacific Island countries and India is proud to present DWIPIC to the FIPIC. शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन G7, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान हिरोशिमा पहुंच गए हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं हिरोशिमा से, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास लिए चलते हैं। सुधाकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। वंदे मातरम और हाथ में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेतहाशा लोग दिखाई दे रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं और हमेशा जब भी प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर जाते हैं इसी तरह का उत्साह भारतीय समुदाय के लोगों में दिखाई देता है। बच्चे, महिलाएं पूरे जोश के साथ हाथ में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीधी तस्वीरें आप जापान के हिरोशिमा से देख रहे हैं। एक बार फिर बता दें कि G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। अपने बच्चों को लेकर लोग पहुंचे हुए हैं भारतीय समुदाय के। बेहद ही गौरवपूर्ण क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ मिल रहे हैं और इस दौरे की एक अहम खासियत पापुआ न्यू गिनी, जहां पर कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। हिरोशिमा के बाद प्रधानमंत्री वहां भी पहुंचेंगे। कोशिश करते हैं अगर हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुधाकर, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो जापान के हिरोशिमा में G7 का जो ये सम्मेलन है जो कि 21 मई तक चलने वाला है, जिसमें पड़ जाता है और एक तरह से गर्व की एक भावना जो बीते वर्षों में उन्होंने भारतवंशियों के बीच भरी है। जिस तरह से देश तरक्की के नए मुकाम रोज हासिल कर रहा है और ये एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बीते वर्षों में देश को
जिस तरह से दुनिया में एक तरह से एक प्रभावी मुकाम पर पहुंचाया। आज जब दुनिया के मुद्दों को हल करने की बात की जाती है तो भारत के नेतृत्व की बात की जाती है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की बात की जाती है। आज चाहे तीसरी दुनिया की समस्याएं हो, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने का लक्ष्य हो, चाहे यूक्रेन जैसे क्राइसिस हो या फिर संयुक्त राष्ट्र सुधारों की बात हो, तो हमेशा हर वक्त भारत और प्रधानमंत्री मोदी को, और शायद यही वजह है जो इस तरह से आज भारत की विकास यात्रा को पीएम मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। भारतवंशियों को भी उन पर उसी तरह से गर्व होता है। और आज देखिए, आज भारतवंशियों के लिए आज एक भी भारतवंशी दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहा, अगर वो छोटी सी भी तकलीफ में है जी सुधाकर। तो सुधाकर जो कि हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये दौरा कितना अहम है, और इस वक्त देखिए ये बहुत ही अहम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और बेहद ही रोमांचक तस्वीरें भी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री छोटे बच्चों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो कि भारतीय समुदाय के लोग वहां पर मौजूद हैं, वो सभी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। बेहद ही उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों में, जो कि प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। जापान हिरोशिमा में कुछ लोग तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ जो उनकी हैं वो भी प्रधानमंत्री को भेंट कर रहे हैं, हाथ में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। सुनाई दे रही है हिरोशिमा एक तरह से भारत के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। तिरंगे देश में देशभक्ति की भावना दिए ये लोग किसी भी तरह से प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पा लेना चाहते हैं, उन्हें छू लेना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जापान में अगर बात की जाए तो 40,000 से ज्यादा भारतवंशी रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या नहीं है। तब भी यहाँ इस वक्त यहाँ रात का वक्त है, 9 से ज्यादा बज चुके हैं और बड़ी तादाद में यहाँ भारतवंशी पहुंचे हैं। हमें बताया गया कि कई दूसरे शहरों से भी यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए, उस नेता की झलक पाने के लिए जो देश को आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर, विकसित भारत के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, जिन्होंने अमृत काल में एक तरह से देश को एक तरह से नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाया है। और बीते 9 वर्षों में देश ने जो कुछ भी हासिल किया है, जिस तरह से आज गरीबों में नया आत्मविश्वास आया है, तरक्की के जिस रास्ते पर भारत आज दुनिया की जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, और उसमें निश्चित तौर पर आज भारतवंशियों को भी उसी तरह से गर्व होता है। और ये आज एक भरपूर स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का जो शेरेटन ग्रैंड होटल है हिरोशिमा में, जहां प्रधानमंत्री अगले 2 दिनों तक रुकेंगे, वहां ये जबरदस्त स्वागत किया गया है भारतवंशियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का विभिन्न शहरों की तरफ से। और अभी भी हम भारतवंशियों की आवाज सुन सकते हैं। ये मुलाकात हालांकि पूरी हो चुकी है, प्रधानमंत्री अपने अलग अन्य कार्यक्रमों की तरफ निकले हैं अभी होटल के भीतर, लेकिन अभी भी वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंज सुनाई दे रही है। बिल्कुल सुधाकर। और देखिए, प्रधानमंत्री इस वक्त जापान के दौरे पर हैं। G7 समिट में वो हिस्सा लेने के लिए जापान में है इस वक्त, और ये सी तस्वीरें हम देख रहे हैं हिरोशिमा जापान से, जहां वो हिरोशिमा पीस मेमोरियल का दौरा करने पहुंचे हैं। हिरोशिमा पीस मेमोरियल, ये मेमोरियल वो इकलौती इमारत है जो अगस्त 1945 में अमेरिका के गिराए गए परमाणु बम के असर से कुछ हद तक बची रह गई थी। इसके अलावा हमले में शहर की सभी इमारतें ज़मींदोज़ हो गई थी। हिरोशिमा का बेहद ऐतिहासिक महत्व है, और इस समय ये महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि G7 समिट का आयोजन हिरोशिमा में करके जापान ने पूरे विश्व को एक शांति का संदेश देने का प्रयास किया है। दुनिया के तमाम शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त जापान में मौजूद हैं, हिरोशिमा के दौरे पर हैं, जहां पर तमाम लोग मिलके पूरे विश्व को शांति का एक संदेश देने का प्रयास है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हिरोशिमा की परमाणु बमबारी में मारे गए करीब 1,40,000 लोगों को एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस पीस मेमोरियल का निर्माण किया गया।
परमाणु युद्ध के विनाशकारी प्रभावों को याद दिलाती है ये, और पूरे विश्व को शांति के महत्व का एहसास दिलाती है ये इमारत। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, कहा जाता है कि जो इसकी संरचना है, जो इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है, वो आज भी उसी तरह से रखा गया है जिस समय ये उस समय जब बमबारी के बाद ये इमारत बची थी। इसको संरक्षित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। हिरोशिमा का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि हिरोशिमा एक दूसरे कारणों के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि एक विश्व शांति का संदेश देने के लिए जापान ने इस शहर का चुनाव किया है और तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे इस मेमोरियल का दौरा करने के लिए कुछ न कुछ यादें और एक बड़ा संदेश लेकर वापस अपने देश लौट रहे हैं। बिल्कुल सही कहा जाए आपने, और प्रतीकात्मक रूप से जापान का इस शहर का चुनना ही इस बात का संकेत था कि जापान ये मैसेज यहाँ से पूरी दुनिया में पहुँचाना चाहता था कि विश्व शांति के लिए जो दुनिया का एक कमिटमेंट है इस G7 शिखर सम्मेलन के जरिए दिखे। और हमने देखा कि कल प्रधानमंत्री मोदी भी उन्होंने जब यहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि हिरोशिमा किस त्रासदी से गुजरा है, और जाहिर तौर पर ये मेमोरियल, ये पीस मेमोरियल उस पल की याद लोगों को दिलाता रहेगा, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि तकरीबन 1.5 लाख लोगों की जान चली गई थी और पीढ़ियों ने उस दर्द को, उस जख्म को भुगता है, उसकी याद दिलाता रहेगा। और कैसे इस तरह की परिस्थिति दुनिया में दोबारा ना बने, उसके लिए साथ मिलकर क्या प्रयास किए जा सकते हैं, तो उसकी कोशिश रहेगी। तो ये एक कमिटमेंट भी दिखाता है। भारत सहित जो तमाम अन्य देशों के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, तो उनका कमिटमेंट भी दिखाता है कि वो साथ मिलकर इसके लिए किस तरह से प्रयास कर सकते हैं। भारत की खास तौर से बात की जाए तो भारत जरूर मानवता, मानवीय मूल्यों की बात करता है। महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी के आदर्शों को लगातार प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर आज जब भारत की तरफ से और अन्य नेताओं की तरफ से जब यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है पीस मेमोरियल में उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाए, तो ये एक तरह से श्रद्धांजलि के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक ये नजीर भी रहेगा कि हमें चाहे कितनी भी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण नहीं क्यों ना, खराब न क्यों हो, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं आने दी जानी चाहिए जो साल 1945 में, अगस्त 1945 में हिरोशिमा या नागासाकी जैसे शहरों में आया था। यहाँ हम जानते हैं कि 1955 में इस पीस मेमोरियल का निर्माण हुआ था। डोम की जो बात की जाती है तो वो स्ट्रक्चर अभी भी उसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इस यहाँ के आसपास का जो कह सकते हैं पूरा इलाका वीरान हो गया था। इस वक्त ये इस मेमोरियल को कहे तो ये यूनेस्को का संरक्षित स्मारक है। हर साल 15 लाख से ज़्यादा विजिटर यहाँ यात्रा करते हैं। यहाँ म्यूजियम भी है, स्मारक के साथ साथ म्यूजियम भी है। तमाम नेताओं ने उसका भी दौरा किया है और अभी इस वक्त वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अपने देशों की तरफ से। इस त्रासदी में जिन लोगों ने जान गंवाए, जिनके परिवारों के रत्न या कह सकते हैं दीपक बुझ गए, तो उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और ये एक कमिटमेंट है पीस के लिए, आप कह सकते हैं शांति के लिए कमिटमेंट है, साथ मिलकर काम करने के लिए कमिटमेंट है, मानवीय मूल्यों के लिए कमिटमेंट है। ये जो तमाम वैश्विक नेता हैं उनकी तरफ से, तो निश्चित तौर पर बेहद ही अहम तस्वीर G7 के मंच से, हिरोशिमा से, यहाँ से, और एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया के लिए यहाँ से जा रहा है। जय। बिल्कुल सुधाकर, इस शहर के एक ऐतिहासिक मायने हैं। G7 समिट में जिस तरह से हमने देखा कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, प्रधानमंत्री तो ये देखिए कितना